Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I am teaching you 11th Economics. आज है हमारा चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 5 अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है. आज है हमारा उसका सेकंड लेक्चर. आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हम पहले पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 का क्या किया था उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे. उसको रिकॉल करने के बाद हम आगे चलते हैं कि आज हमने क्या काम करना है. ठीक है, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 वाज थ्योरी ऑफ डिमांड. क्या था? थ्योरी ऑफ डिमांड. हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ ली. अब है बारी थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने की. थ्योरी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड के बारे में पढ़ने की कि डिमांड कैसे काम करती है, डिमांड होती क्या है, डिमांड की स्लोप कैसे होती है और डिमांड के क्या फर्क पड़ते हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड जैसे आपको वर्ड क्लियर होगा. डिमांड नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहें तो डिमांड हमें लगता है, डिमांड का मतलब होता है कोई चीज जो हम लेना चाहते हैं, यानी कोई चीज जो हम डिजायर कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें चाहिए, दैट इज हमारे अकॉर्डिंग दैट इज डिमांड. ठीक है ना, हम यही कहते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स ये नहीं कहता. इकोनॉमिक्स कहता है डिमांड एक ऐसी चीज है जिसको आप लेने की इच्छा तो रखो लेकिन उसे पूरा भी करो. यानी अगर कोई कमोडिटी आप चाहते हो लेना और उसे ले भी लो तो उसे कहते हैं डिमांड. ठीक है, ऑर्डिनरी द टर्म डिजायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज अ डिस्टिंक्ट मीनिंग. Supposing you desire to have an LED TV, but you do not have enough money to buy it, then the desire will remain just a wishful thinking. It will not be called demand. कहता हमारे अकॉर्डिंग नॉर्मली डिजायर और डिमांड एक होती है, एक दूसरे के हम उसको सबऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है. इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिमांड एक ऐसी चीज होती है जब किसी कमोडिटी को लेने की हम डिजायर रखें और उस डिजायर को हम फुलफिल भी करें तो वो बनती है डिमांड. अगर आप उस डिजायर को फुलफिल नहीं कर रहे हो, उस कमोडिटी को बाय नहीं कर रहे हो तो वो डिमांड में नहीं आएगी. ठीक है, उसने एग्जाम्पल दी है. फॉर एग्जाम्पल हमें एक एलईडी टीवी खरीदना है. आपको बहुत अच्छा एक एलईडी टीवी लग रहा है, आप मार्केट गए, आपने एलईडी टीवी देखा, आपको बहुत पसंद आया, आपने सोचा यार ये लेना चाहिए, लेकिन आपने लिया नहीं. दैट इज नॉट अ डिमांड. डिमांड होगी आपने टीवी देखा, आपका मन किया लेने को और आपने ले लिया. दैट इज डिमांड. जब किसी कमोडिटी को देख के डिजायर उठे और उस डिजायर को आप फुलफिल करो उसको कहते हैं डिमांड. ठीक है, डिमांड का मतलब था कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी हमारी डिजायर या विशफुल थिंकिंग जिसको हम पूरा करें, जिसको हम पूरा कंप्लीट करें, जिसको हम बाय करें, उसको ही कहते हैं डिमांड. ठीक है, demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. कहता है डिमांड किसी कमोडिटी की तब पूरी होती है जब कंज्यूमर के पास दो चीजें होती हैं. पहला होता है सफिशिएंट परचेजिंग पावर और दूसरी होती है विलिंगनेस टू स्पेंड. सफिशिएंट परचेजिंग पावर का मतलब है इनकम. अगर इनकम नहीं होगी तो आप अपनी डिजायर पूरी कैसे कर सकते हो. ठीक है ना, बिना इनकम के, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं आता आज के टाइम पे. उसी तरह अगर आपकी इनकम, अगर आपके पास प्रॉपर इनकम नहीं है, यानी जितने की आपने चीज लेनी है उतनी इनकम नहीं है, तो आप अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 500 की चीज लेनी है और आपकी जो इनकम है वो 1000 है, तो आप 5000 की चीज परचेज कर सकते हो. इसका मतलब आपके पास आपकी परचेजिंग पावर है, यानी आप उस कमोडिटी को खरीद सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, आपकी डिमांड पूरी होगी. ठीक है ना, वो दो कंडीशन जो कंज्यूमर को चाहिए, पहली इज परचेजिंग पावर, यानी उसके पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए ताकि वो उस चीज को खरीद सके. दूसरा विलिंगनेस टू स्पेंड. विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब है वो खरीदने के लिए भी इच्छुक हो, ना कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए कि देखी अच्छी लगी चलो ठीक है बाद में खरीदेंगे. दैट इज नॉट डिमांड. डिमांड का मतलब देखा अच्छा लगा एंड यू हैव बाय इट, उस चीज को खरीद लिया आप.
उसको कहते हैं डिमांड। विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब आप पैसे देने को भी, आप खर्चा करने को भी तैयार हो। इन दो कंडीशंस में जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तब उसकी डिमांड कहलाती है। यानी जब वो खर्चा करने के लिए उसके पास इनकम भी है और वो खर्चा करने को तैयार भी है, तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर ने डिमांड की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। डिमांड हमने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है ना। डिमांड क्या था कि जब किसी कमोडिटी को हम खरीदना चाहें और उसे खरीद ले तो कहते हैं डिमांड। एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। कहता डिमांड होती है ऐसी, डिमांड का मतलब होता है जब आप अलग अलग कमोडिटीज अलग अलग प्राइसेस पे खरीदने को भी तैयार हो, उसको कहते हैं डिमांड। यानी फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी पहले, जैसे हमने यहाँ पे ली कमोडिटी एक्स, ठीक है। कमोडिटी एक्स 10 यूनिट्स हमने लिए, कितने में लिए, पहले 5 रुपीज के हमने 10 यूनिट्स लिए, ठीक है। फिर हमने सोचा आगे जाके और ले लेते हैं, तो हमने फिर 8 यूनिट्स लिए 6 रुपीज के, फिर हमने 6 यूनिट्स लिए 7 रुपीज के, एंड सो ऑन, ऐसे चलते गए। इसमें क्या हमने देखा, इसमें हमने ये देखा कि प्राइसेस भी चेंज हो रहे हैं और साथ में क्वांटिटी भी हमारी चेंज हो रही है। डिमांड में हमारे प्राइसेस जो हम खर्च करना चाहते हैं और साथ में जो हम कमोडिटी ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी दोनों डिफरेंट हो, तो उसको डिमांड कहते हैं। डिमांड का मतलब पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। यानी जब आप अलग अलग कमोडिटीज अलग अलग प्राइसेस पे खरीदने को तैयार हो, उसको कहते हैं डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब आप स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे ही खरीदना चाहते हो, उन दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, ना क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो ना कम करना चाहते हो, ना प्राइस बढ़ाना चाहते हो ना कम करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब हमारी क्वांटिटी स्पेसिफाइड हो और उसका प्राइस भी स्पेसिफाइड हो, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity। वो वही कह रहा है कि डिमांड का मतलब होता है जब कंज्यूमर रेडी है अलग अलग कमोडिटीज अलग अलग प्राइस पे खरीदने के लिए, उसको कहते हैं हम डिमांड। और साथ में अलग अलग क्वांटिटीज में भी, कि क्वांटिटीज भी डिफर करें तो भी चलेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी to be purchased against a specific price of the commodity। यानी हमारी क्वांटिटी भी फिक्स्ड है और हमारा प्राइस भी जब फिक्स्ड हो तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अगर आप घर से सोच के गए कि मैंने 3 यूनिट्स की कमोडिटी एक्स लेनी है और वो 3 यूनिट्स मुझे 30 रुपीज में ही लेने हैं, तो आप इतने में ही लेके आओगे, तो उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। यानी ना आप अपनी क्वांटिटी में चेंज लाओ ना आप अपनी प्राइस में चेंज लाओ, इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड है और आपकी प्राइस भी स्पेसिफाइड है, ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था अपना डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या था, डिमांड स्केड्यूल एक टेबल होता है, इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड स्केड्यूल बजट स्केड्यूल जिससे पढ़ा था बिल्कुल वैसा होता है। डिमांड स्केड्यूल एक टेबल होता है जो डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइस लेवल पे एक कंज्यूमर कैसे खरीद सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज बताता है, ठीक है। ये सैमुएल्सन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल। सैमुएल्सन ने कहा था कि टेबल जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेटेड हम जो टेबल बनाते हैं उसको हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। डिमांड स्केड्यूल क्यों, क्योंकि उसमें कंज्यूमर ने अपना पूरा स्केड्यूल बनाया होता है कि वो कितने प्राइस पे उस कमोडिटी के कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड स्केड्यूल इंक्लूड्स, अब डिमांड स्केड्यूल का कंसेप्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, दूसरा है मार्केट डिमांड स्केड्यूल।
दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर 1 किया था विच वाज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। क्या डिफरेंस था? माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज स्टडी एट अ स्मॉल लेवल, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज स्टडी एट एन एग्रीगेट और होल लेवल, है ना। वैसे ही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब है जब हम किसी एक कंज्यूमर या एक बायर के बारे में उसके डिमांड शेड्यूल को लेके स्टडी करें, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है जब हम एक ग्रुप को लेके या मार्केट को लेके चलते हैं, उसकी डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। पहले इंडिविजुअल करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर or consumer in the market. It shows quantity of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at a point of time. कहते इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल या एक बायर के बारे में होता है। उसका शेड्यूल ये बताता है कि वो उस क्वांटिटी, उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे कैसे खरीदेगा। दैट मीन्स प्राइसेस चेंज होने से उसकी क्वांटिटीज जो चेंज हो रही है उसका नेचर बताता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ टेबल बनाया हुआ था, पीएक्स होता है हमारा प्राइस ऑफ गुड। कि प्राइस ऑफ गुड हमने लिखा था, देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता गया वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती गई। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा ह्यूमन नेचर है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हम अपनी क्वांटिटी डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने इनकम के साथ कोप अप कर सके। इसीलिए जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जिसके कारण प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है उल्टा रिलेशनशिप। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी तो प्राइस डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये दोनों हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में चलते हैं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। Table shows that as the price of good eggs increases, quantity tends to decrease. When the price is rupees 1 per unit, the consumer demands 4 units. When price rises to rupees 4 per unit, the quantity demanded decreases to 1 unit. Thus, there is an inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. वो यही कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज हुए, क्वांटिटी कम हो गई। इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आज का पहला टॉपिक विच इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हमने इंडिविजुअल पढ़ा। इंडिविजुअल क्या होता है? जब हम एक इंसान, एक कंज्यूमर, एक बायर की बात करें तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है? in every market there are several consumers of a commodity, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल represents a demand for a commodity by all the consumers in the market। कहता है अब मार्केट की बात करें, मार्केट में एक तो कंज्यूमर होगा नहीं, मार्केट में तो कितने सारे कंज्यूमर होंगे, है ना। इसीलिए मार्केट डिमांड शेड्यूल एक कमोडिटी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी मार्केट है, उन सबका शेड्यूल बताती है, ठीक है। यानी एक कमोडिटी से रिलेटेड जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी मार्केट है, वो हमें पता लगता है मार्केट डिमांड शेड्यूल में, ठीक है ना। It shows different quantities of a commodity which the consumer intends to buy at different possible prices of that commodity at a point of time। कहते सेम होता है, ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क इतना होता है इंडिविजुअल में हम एक जाने के बारे में पढ़ते हैं एंड मार्केट में हम पूरी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी उसने कहा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल बताता है कि अलग अलग क्वांटिटीज के अलग अलग जब प्राइसेस हों तो मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करती है, मार्केट उस पर अपना एक्सपेंडिचर कैसे करती है, ठीक है। On the assumption that there are two consumers and buyers in the market,
अब फिर से वही बात भाई, इकोनॉमिक्स है, अजम्पशन के बिना तो चलेगी ही नहीं। यहाँ पे अब मार्केट डिमांड्स के, अब मार्केट तो कितनी बड़ी है, 500, 1000, 600, कितने सारे लोग होंगे, है ना। अब उन सबको तो अभी हम स्टडी नहीं कर सकते ना, उन सबको स्टडी करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम लेके चल रहे हैं कि अभी मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर या 2 बायर हैं, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। यानी हम 2 कंज्यूमर या 2 बायर को पूरी मार्केट समझ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। दिस इज अ अजम्पशन, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑफ गुड एक्स, हमने ये 2 कंज्यूमर्स या 2 बायर्स के अकॉर्डिंग ये एक मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया है कमोडिटी एक्स का, ठीक है। देखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स रुपीज ये था, जब प्राइस एक्स के ये थे, यानी जब एक्स 1 रुपए का था, तो जो कंज्यूमर ए है, यानी जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स खरीद रहा था, और जो कंज्यूमर बी है वो 5 यूनिट्स खरीद रहा था। ये टेबल बेसिकली कमोडिटी के प्राइसेस हैं, और साथ में दोनों कंज्यूमर्स ने कितनी कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे खरीदी उसका एक स्केड्यूल है, ठीक है। लास्ट वाला स्केड्यूल, ये वाला स्केड्यूल हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते, ठीक है। जब प्राइस 1 रुपीज था तो कंज्यूमर ए ने 4 यूनिट्स खरीदे और कंज्यूमर बी ने 5 यूनिट्स खरीदे, ठीक है ना। फिर देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता गया, कंज्यूमर ए की लास्ट क्वांटिटी तो 1 रह गई और कंज्यूमर बी की 2 रह गई, लेकिन दोनों में आप सिमिलैरिटी ये देख सकते हैं कि दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है प्राइस इंक्रीज होने से, ठीक है। लेकिन दोनों की क्वांटिटीज डिफरेंट है, ठीक है ना। अब मार्केट की क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंज्यूमर्स को इकट्ठे लेके चल रहे हैं, तो मार्केट शेड्यूल बनाने के लिए हमें दोनों कंज्यूमर्स की क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के बात हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आपकी टीचर ने कहा कि आपको मैं ये प्राइजेस दे रही हूँ, इसमें आप क्वांटिटीज बाय करके लाओ, मुझे टोटल चाहिए कि तुम दोनों टोटल कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो इतने रुपए में। टोटल निकालने के लिए टीचर ने क्या किया, दोनों स्टूडेंट्स ने एक अमाउंट में कितनी क्वांटिटीज बाय की उन दोनों को प्लस कर दिया, ताकि उसे ये पता लग सके कि दोनों स्टूडेंट्स ने कंबाइंड कितनी यूनिट्स बाय की हैं उस कमोडिटी की एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व भी यही करता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के यूनिट्स को ऐड किया जाता है ताकि हमें ये पता लगे कि स्पेसिफिक प्राइस, यानी अगर 1 रुपया प्राइस था तो पूरी मार्केट कितना डिमांड कर रही है। अब समझ लगी, जैसे कि कंज्यूमर ए जब 1 रुपी प्राइस था तो 4 यूनिट्स बाय कर रहे थे और कंज्यूमर बी 5 यूनिट्स बाय कर रहे थे, यानी मार्केट एज अ होल की बात करें तो जब प्राइस 1 रुपी था तो मार्केट एज अ होल 9 यूनिट्स बाय कर रही थी। 9 यूनिट्स कैसे आया, 9 यूनिट्स आया कंज्यूमर ए की क्वांटिटीज और कंज्यूमर बी की क्वांटिटीज को ऐड करके। ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने ऊपर अजम्पशन ली है कि हमारी मार्केट में अभी प्रेजेंटली सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है। तो पूरी मार्केट की स्टडी करने के लिए हमने इन दोनों की डिमांड को प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा जब प्राइस 4 रुपीज हो गया तो मार्केट की टोटल डिमांड वॉज 3, यानी आप देख सकते हो कि प्राइस इंक्रीज होने से मार्केट डिमांड भी डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। टेबल शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस इट्स मार्केट डिमांड्स फॉल्स, है ना, कि जब प्राइसेस इंक्रीज हुई मार्केट डिमांड फॉल हो गई यानी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइस इज ₹1 per unit, A's demand is equal to 4 units and B's demand is equal to 5 units। कहता कि जब कमोडिटी का प्राइस 1 रुपी था तो A ने 4 यूनिट्स खरीदे और B ने 5 यूनिट्स खरीदे। दैट मीन्स कि टोटल मार्केट डिमांड हमारी हुई 9 यूनिट्स, यानी पूरी मार्केट 1 रुपी जब प्राइस होता है तो 9 यूनिट्स बाय करती है, ठीक है। But when the price is ₹2 per unit, then the market falls to 7 units। कहता जैसे ही प्राइस 1 रुपी से 2 रुपीज हुआ मार्केट की क्वांटिटी गिर गई, मार्केट की क्वांटिटी 9 यूनिट से हो गई 7 यूनिट्स, ठीक है। Thus the inverse relationship
on own price of the commodity and its quantity demanded is established in case of market demand as well। कहता है इसी से हमें ये पता लगता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा डिक्रीज करेगी ही करेगी। ठीक है ना। वो कह रहा है कि मार्केट डिमांड में भी दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। दोनों डिमांड इंडिविजुअल और मार्केट दोनों सेम थी, बस फर्क इतना था कि इंडिविजुअल में एक पर्सन या एक कंज्यूमर की बात हो रही है और मार्केट में मार्केट एज अ होल की बात हो रही है। रेस्ट दोनों में ऑलमोस्ट सब सेम है। दोनों यही शो करते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer in a market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a given time। ठीक है ना। इंडिविजुअल शेड्यूल हमें ये बताता था कि एक कंज्यूमर या एक बायर एक कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग यूनिट्स कैसे बाय करेगा, उसके शेड्यूल को बताता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है। Whereas market demand or market demand schedule is a table showing the different quantities of a commodity that all the buyers and consumers in the market are ready to buy at different price level of a commodity at a point of time। यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल कहता है इंडिविजुअल में एक बायर या एक कंज्यूमर था, मार्केट डिमांड शेड्यूल में मार्केट एज एन ऑल, मार्केट एज एन होल को लेके चल रहे हैं कि पूरी मार्केट के अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज कैसे बनती हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। The inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded holds good both in case of individual demand schedule and market demand schedule। कहता है दोनों में हमें सिमिलैरिटी ये मिली है कि इवन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, दोनों में ये शो किया गया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने हमेशा की तरह अभी तक इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर्स के हमने देख ही लिए कि कर्व्स और स्लोप्स तो ऑलमोस्ट सबकी ही आती हैं। ठीक है ना। हमने समझ लिया आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है ना। अब हम डिमांड की कर्व्स देखते हैं, स्लोप देखते हैं कैसी होती है। ठीक है ना। डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, डिमांड की कर्व कैसे होती है और उसकी स्लोप कैसे होती है। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible price like demand schedule। ठीक है, वो कह रहा है जैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते थे। ठीक है, पीपीसी में क्या करते थे, अलग अलग कमोडिटीज के अलग अलग प्राइसेस के साथ उनका ग्राफ बनाते थे, है ना। वैसे ही डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है, लेकिन इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, लाइक डिमांड शेड्यूल, कंसेप्ट ऑफ डिमांड कर्व इंक्लूड्स, कहते हैं डिमांड शेड्यूल की तरह ही बिल्कुल डिमांड कर्व में भी दो चीजें आती हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। क्योंकि अब हमने कर्व्स अलग, शेड्यूल अलग पढ़े हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अलग पढ़ा है और मार्केट डिमांड शेड्यूल अलग पढ़ा है। इसके कारण क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कर्व भी अलग होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल का कर्व भी अलग होगा। ठीक है ना। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअली डिमांड शेड्यूल कैसी होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, individual demand curve is a curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of a commodity at a point of time। वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है भाई, अब तो हमें याद हो गई है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब है
जो डायग्रामेटिकली एक कंज्यूमर या एक बायर का रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। जो डायग्रामेटिकली ये बताए या एक कंज्यूमर या एक बायर अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटीज कैसे बाय करता है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक पर्टिकुलर बायर अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटीज कैसे बाय करता है, उसको कर्व के फॉर्म में शो करता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। मैंने आपके लिए एक कर्व बनाया हुआ है, y एक्सिस पे मैंने लिया px बाय r, दैट मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी x इन रुपीस, ठीक है। और x एक्सिस पे लिया हमने qx और यूनिट्स, qx का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इन यूनिट्स, यानी यूनिट्स में हम बताएंगे हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड की, ठीक है ना। हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब ऊपर बनाया था तो हमने देखा जब प्राइस 1 रुपीज था तो जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स बाय कर रहा था, है ना, कर रहा था ना, कि जब प्राइस 1 रुपी था तो कंज्यूमर 4 यूनिट्स बाय कर रहा था, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर जब प्राइस 2 रुपीज हुआ तो कंज्यूमर ने अपनी क्वांटिटी कम कर दी तो वो आ गया 3 यूनिट्स पे, ठीक है। फिर जब प्राइस और इंक्रीज हुआ, प्राइस 3 रुपीज हुआ तो उसने अपनी क्वांटिटी और कम कर दी और वो आ गया यहाँ पे 2 रुपीज पे, ठीक है ना। फिर जब उसकी 2 यूनिट्स पे, सॉरी, फिर जब उसने प्राइस और इंक्रीज किया 4 यूनिट्स किया तो वो फाइनली अपनी क्वांटिटी पे आ गया 1, ठीक है। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रहा है कि एक इंडिविजुअल बायर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज अफोर्ड कर रहा है या कितनी क्वांटिटीज अफोर्ड करना चाहता है, ये उसकी कर्व है, ये उसका स्केड्यूल है, ये एक इंडिविजुअल बायर का कर्व है, ठीक है। इसी कारण इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी इंडिविजुअल की डिमांड का कर्व बना हुआ है ये, ठीक है। टेबल shows individual demand curve. In the diagram, quantity of the commodity is shown on x-axis and price on y-axis. D is the demand curve. वो तो हमें पता ही लग गया कि जो D है हमारी वो हमारी डिमांड कर्व है, ठीक है। It is a graphic representation of individual demand schedule. Demand curve slopes downward from left to right, indicating inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. अभी तक हमने जितनी भी आज तक स्लोप्स के हमने देखी हैं सारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, MRS वाली भी डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, IC वाली भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, अब ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी नीचे की तरफ स्लोप इसीलिए होती है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स उल्टा रिलेशनशिप होता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज करता जाएगा क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी, जिसके कारण भी डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हाई प्राइस लीड्स टू fall in the quantity demanded, lower price leads to rise in the quantity demanded of the commodity. ये तो हमें पता ही लग गया कि दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा ही होगा, जिसके कारण इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसके कारण डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व केयर। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व का मतलब है मार्केट एज अ होल जो हमने पढ़ी उसकी डिमांड कर्व जो बनती है उसको कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। इट शोज various quantities of a commodity that all buyers in the market are ready to buy at different possible price of a commodity at a point of time, ठीक है, ठीक है। वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है इट शोज वेरियस क्वांटिटीज of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of a commodity at a point of time. यानी इंडिविजुअल की तरह नहीं, वो कह रहा है अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटीज एक पूरी मार्केट के बारे में जो पता है उसको कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ऐसा शेड्यूल जो पूरी मार्केट के बारे में पता है कि पूरी मार्केट अलग अलग प्राइसेस पे क्वांटिटी के साथ कैसे रिएक्ट करती है, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व। सॉरी, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है मार्केट डिमांड कर्व की। अब ये देख के तो कंफ्यूजन होगी कि तीन तीन ग्राफ एक साथ ही कैसे। ठीक है, कंफ्यूजन होनी बहुत नॉर्मल है इस चीज में, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला ग्राफ हमने अभी पढ़ा, हमने ऊपर जब अपनी मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था तो हमने अपने दो कंज्यूमर्स, हमने ये अजम्पशन लेके चले थे कि हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं। ठीक है ना, अब उन्हीं दो कंज्यूमर्स के बारे में मैंने उनका डिमांड कर्व बनाया है। ठीक है, फिर हमने देखा था जब दो कंज्यूमर्स के डिमांड कर्व को हम ऐड करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व बताती है। तो मैंने वही किया, दोनों की पहले सेपरेट डिमांड कर्व बनाई, फिर दोनों की डिमांड कर्व को ऐड किया तो मेरी बन गई मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे ए की डिमांड कर्व है कि जब प्राइस 1 रुपी था तो ए 4 यूनिट्स बाय कर रहा था, 2 रुपीज हुआ तो 3 यूनिट्स, 3 रुपीज हुआ तो 2 यूनिट्स एंड 4 रुपीज हुआ तो 1 यूनिट। ये ए की यानी ये कंज्यूमर ए की डिमांड कर्व है कि वो किस तरह से डिमांड कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज ये है बी की डिमांड कर्व। बी की डिमांड कर्व मतलब जब 1 रुपी प्राइस था तो वो 5 यूनिट्स ले रहा था, 2 हुआ तो 4 यूनिट्स, 3 रुपीज हुआ तो 3 यूनिट्स एंड 4 रुपीज हुआ तो 2 यूनिट्स। ये है बी की डिमांड की बी कैसे डिमांड कर रहा था। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि ए कैसे डिमांड कर रहा था, फिर हमने पढ़ा बी कैसे डिमांड कर रहा था। अब क्योंकि मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमें इन दोनों का टोटल चाहिए, इन दोनों के बारे में टोटल चाहिए, तो हमने इनका टोटल ग्राफ बनाया। ये मार्केट डिमांड कर्व सी ग्राफ यानी लास्ट वाला ग्राफ कैसे बनता है, ए और बी को ऐड करके। अब क्वेश्चन अराइजेस, मैम ग्राफ कैसे ऐड करेंगे? ग्राफ नहीं ऐड करना, ग्राफ के पॉइंट्स को ऐड करना। दैट मीन्स जब 1 रुपी प्राइस था तो ए कितने यूनिट्स बाय कर रहा था, ए उस टाइम पे बाय कर रहा था 4 यूनिट्स। ठीक है ना, ए 4 यूनिट्स बाय कर रहा था और बी बाय कर रहा था 5 यूनिट्स। ठीक है, यानी मार्केट की 1 रुपी पे कितनी डिमांड हुई, 4 + 5 विच इज 9। ठीक है, फिर जब प्राइस 2 रुपीज हुआ तो ए, हमारा जो कंज्यूमर ए था वो 3 यूनिट्स बाय कर रहा था और जो कंज्यूमर बी है वो 4 यूनिट्स बाय कर रहा था। यानी मार्केट की वैल्यू क्या हुई, 4 + 3 विच इज 7। ठीक है, फिर जब प्राइस 3 रुपीज हुआ तो ए हमारा 2 यूनिट्स ले रहा था और बी हमारा 3 यूनिट्स, यानी मार्केट की डिमांड 2 + 3 विच इज 5। ठीक है, और लास्ट जब प्राइस हमारा 4 रुपीज हुआ तो ए हमारा 1 यूनिट ले रहा था और बी हमारा 2 यूनिट्स। ठीक है, यानी 1 + 2 विच इज 3। यानी मार्केट लेवल पे 4 रुपीज प्राइस होने से 3 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, 3 रुपीज प्राइस होने से 5 रुपीज की डिमांड हो रही है, 2 रुपीज प्राइस होने से 7 यूनिट्स की डिमांड हो रही है एंड 1 रुपीज प्राइस होने से 9 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। ठीक है, ये था मार्केट एज अ होल में कितनी डिमांड हो रही है। ठीक है, A and B are two buyers in a market. Figure A, that means ये वाली figure A is A's demand curve and figure B is B's demand curve. Figure C is the market demand curve. When price is ₹1 per unit, A's demand is 4 unit and B's demand is 5 units. Accordingly, market demand is 4 + 5 which is 9 units. When the price is ₹1 per unit, likewise, when price is ₹4 per unit, market demand is 1 + 2 that is 3 units. मार्केट डिमांड, ठीक है, यहाँ तक समझ लगा। यहाँ तक वो कह रहा है दोनों की उसने क्वांटिटीज को ऐड किया और उसने मार्केट की डिमांड कर्व बना ली। ठीक है ना,
Market demand curve slopes downward, showing inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. फिर वही कि मार्केट डिमांड कर्व भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये तो हमें पहले ही पता लग गया था जब हमने स्केड्यूल पढ़ा था, क्योंकि स्केड्यूल में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल में एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों के प्राइजेस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो जाहिर सी बात है कि स्लोप तो डाउनवर्ड ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज तो करेगी ही, या वाइसा वर्सा तो चलेगा ही। इस कारण क्या होता है, इस कारण हमारी मार्केट डिमांड कर्व भी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व कैसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अपना स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की डिमांड कर्व की स्लोप कैसे होती है। अभी हमने इंडिविजुअल की पढ़ी डिमांड कर्व, अब हमने मार्केट की पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं डिमांड कर्व की स्लोप कैसे होती है। अभी तक हमने कर्व पढ़ी है, अब हम स्लोप पढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड indicating negative or inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded। ये तो भाई हमें अब तो रिवाइज ही हो गया, अब तो याद ही हो गया कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि उसके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज नेगेटिव चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। ये साइन नेगेटिव का होता है। चेंज इन पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, नेगेटिव चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू ये बताता है, रेशियो बताता है ये कि प्राइस चेंज हो रहा है तो कमोडिटी भी कितनी चेंज हो रही है, उनके रेशियो को ये बताता है। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। नेगेटिव साइन ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये तो अभी तक बिल्कुल ही याद हो गया है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है स्लोप की। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे हमने ली क्वांटिटी। ठीक है, डी और डी डैश ये मैंने आपकी बनाई डिमांड कर्व। ठीक है, इन अबव फिगर अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डी डी इज ड्रॉन। डी डी क्या है हमारी, डी डी इज आर डिमांड कर्व। ठीक है ना, इंडिकेटिंग अ लीनियर डिमांड फंक्शन, जो शो कर रहा है कि ये एक लीनियर डिमांड फंक्शन है। ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दैट इज नेगेटिव माइनस नेगेटिव चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी अपॉन बी सी। दैट मीन्स वो कह रहे हैं डिमांड शेड्यूल क्या था हमारा, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, यही था ना। अब इस फिगर में चेंज इन पी कैसे निकलेगा, ये ए बी, दिस ए बी को ही हम कहेंगे ना चेंज इन पी, यानी चेंज इन पी को क्या ए बी भी लिख सकते हैं, है ना। और चेंज इन क्यू यानी क्वांटिटी नीचे है तो क्यू कहाँ चेंज हुआ, क्यू ये चेंज हुआ, यानी कितना चेंज हुआ, बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी चेंज इन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, it is constant at all the points on the demand line dd, because dd is linear straight line and slope of straight line is constant। कहते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि हमारी जो डिमांड लाइन है डी जो है, डी और डी डैश जो है हमारा डिमांड लाइन जो है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन है। लीनियर स्ट्रेट लाइन होने से क्या होता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन होने के कारण स्लोप पे हमेशा कांस्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, जिसके कारण क्या होती है, हमारी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमारा लीनियर इसमें इक्वेशन बनती है, यहाँ पे लीनियर डिमांड फंक्शन बनता है, जिसके कारण स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, समझ लगी। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है,
स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और साथ में लीनियर डिमांड फंक्शन होता है। लीनियर डिमांड फंक्शन होने के कारण क्या होता है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे अपना डिमांड फंक्शंस को लेके, हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को लेके इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज आई कैन। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।